हेलो प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार आप लोग ये बताइए कि आप सभी ठीक है, और एक बार साथ में ये भी बताइए कि क्या आप सभी बच्चों के पास आवाज सही जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है। एक बार आप लोग कंफर्म करके बताइए ताकि लाइव क्लास को शुरू किया जाए। और बाबू आज सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज के क्लास से बहुत सारा ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर 4 है, जिसका नाम क्या है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, चाहे गतिमान आवेश और चुंबकत्व, है ना। इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। बाबू इसका हमने थ्योरी का पूरा बाबू क्या किया, कंप्लीट कर लिया। इसका हमने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया। अब बारी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और इससे बाबू कम से कम एक 5 नंबर का क्वेश्चन 100% है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आज का जो क्लास होगा ना, बहुत ही ज्यादा मजेदार, बहुत ही ज्यादा बाबू अच्छा क्लास होने वाला है। तो सभी बच्चे क्या करिए कि सेशन को क्या करिए, शेयर करिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करिए। लाइक नहीं किए हैं बाबू, लाइक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमें पता लगेगा कि कितने सारे बच्चे जो है प्रेजेंट है अभी क्लास में। तो सभी बच्चे क्या करिए, एक लाइक कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं ज्वाइन हैं तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024, ठीक है। आप इस पे क्या करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, और जल्दी से जल्दी क्या करिए बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और जितना भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होता है ना, जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे एम्पियर का परिपथ नियम हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन, बायो सेवर्ट का नियम हो गया, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हो गया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो गया, लॉरेंज बल क्या होता है ना। यहाँ पे ये जो सारे क्वेश्चन होते हैं ना, इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। और एक एक क्वेश्चन को इतना डीपली पढ़ेंगे, इतना समझ के पढ़ेंगे कि आपको मजा आ जाने वाला है। तो सभी बच्चे क्या करिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, और ग्रुप में आप लोग क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। और जितने भी सारे बच्चे हैं बाबू, अगर आप लोग PDF नोट्स नहीं लिए हैं तो मात्र 499 में, कितना बाबू ध्यान रखिएगा कि मात्र 499 में आपको ऑल सब्जेक्ट यानी सभी विषयों का क्या मिलने वाला है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट्स मिलने वाला है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो सिंपल सा जाइए, आस्क बोर्ड का क्या करिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप डाउनलोड करके वहीं से परचेस करिए। नहीं तो एक नंबर नोट कीजिए, 6299248935। आप इस पे क्या कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू, चाहे इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको PDF नोट्स की आवश्यकता है तो चलिए बाबू क्लास को शुरू करें। एक बार यस बोलिए ताकि क्लास को हम शुरू कर दें। और एक एक बच्चा क्या करेगा ना, बातचीत आप लोग बंद करिए प्लीज। बातचीत आपको क्या करना है, बंद करना है। और आपको क्या करना है, सिर्फ ध्यान देना है, तो पढ़ाई पे ध्यान देना है। अगर अब पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिए तो अब आपके पास 6 महीना टाइम है। अब आप जानिए कि आपके साथ क्या होगा। तो अभी से आप लोग क्या करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे पहला नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। बायो सेवर्ट का नियम हो गया, एम्पियर का परिपथ नियम हो गया, चाहे बाबू यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ये सारी चीजें हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। यानी A to Z क्वेश्चन बाबू हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंपल सा बात है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाबू ये हमारा क्या है, बायां हाथ है, ठीक है। तो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम क्या है, और क्लासरूम में ही याद करने की कोशिश करिएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, कि हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियों को कुछ इस प्रकार फैलाए कि ये क्या हो, एक दूसरे पे क्या हो बाबू, लंब हो। अब एक दूसरे पे लंब का मतलब क्या, ये एक दूसरे पे क्या करे, 90 डिग्री का कोण बनाए। लंब का मतलब क्या होता है बाबू, ये 90 डिग्री का क्या करे, कोण बनाए। ध्यान में रखिएगा, क्या करे, 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है। यानी हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियों को कुछ इस प्रकार फैलाए कि ये क्या करे, एक दूसरे पे लंब हो, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे आप लिखना चाहे तो और डिटेल में लिख सकते हैं कि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाए कि यह एक तीनों क्या हो, एक दूसरे पे लंब हो। जिसमें जो अंगूठा हो बल की दिशा को दर्शाता हो, अंगूठा जो है बल की दिशा को दर्शाता है, जो तर्जनी उंगली हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता हो, और जो मध्यम उंगली हो वो क्या करे, प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को इंगित करे। और इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्लेमिंग के
बाएं हाथ का नियम कहते हैं, जो कि 2 नंबर में आपके एग्जामों में पूछा जाता है बाबू। तो ये क्वेश्चन आपको याद हुआ कि नहीं, एक बार बता दीजिए। याद हो गया? सिंपल सा एक बार और समझिए बाबू। देखिए, जो चीज रट के याद नहीं होता है ना, वो चीज समझ के याद हो जाता है। ठीक है, समझिए। यहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, सिंपल सा कहेगा कि बाबू फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। तो आप क्या कहिएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार लिखिएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम बाएं हाथ के 3 उंगलियों अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि क्या हो, यह एक दूसरे पे क्या हो, लंब हो, यानी एक दूसरे पे क्या करे, 90 डिग्री का कोण बनाए, जिसमें अंगूठा क्या करे, बल की दिशा को इंगित करता हो, यानी बल की दिशा को दर्शाता हो। ये जो तर्जनी उंगली है वो क्या करे बाबू, याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता हो, इंगित करता हो। और ये जो मध्यम उंगली हो वो क्या करे, तो बाबू प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को इंगित करे। और इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। तो ये आपको याद हो गया। तो सिंपल सा जैसे हमने बताया हुआ है और वैसे ही आपको क्या करना है, लिखना है। तो लिखिएगा कि इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां कौन कौन, तो बाबू तर्जना, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाया जाना चाहिए कि ये तीनों एक दूसरे पे क्या हो, परस्पर लंब हो। लंब का मतलब क्या, 90 डिग्री का कोण बनाए, जिसमें अंगूठा जो है क्या करे, बल की दिशा को इंगित करता हो। अंगूठा बल की दिशा को ज्ञात करता हो। ये जो तर्जनी उंगली हो क्या करो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की क्या करता हो, ज्ञात करता हो। और यहां पे जो हमारा बाबू मध्यम उंगली हो वो प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करता हो। बाबू हम इसे क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और बाबू मजे की बात यह है कि ये नियम बाबू आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है, या तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है क्वेश्चन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाबू अगला क्वेश्चन देखिए 2010 और 2021, और हो सकता है कि बाबू दोनों में से एक नियम जो है बाबू इस वर्ष पूछा जाए, है ना, इस वर्ष पूछा जाए दोनों में से एक नियम। तो ये दोनों नियम को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा। अब क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये हमारा क्या है, दायां हाथ है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बाबू ये हमारा क्या है, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है आपको याद रखना है कि फिर लिखिएगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, है ना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम अपने दाएं हाथ के 3 उंगलियों अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को कुछ इस प्रकार फैलाए कि यह एक दूसरे पे क्या हो, लंब हो। तो बाबू हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा जैसे हमने बताया वैसे ही अगर आप लिखते हैं तो नंबर काटने वाले में भी बाबू दम नहीं होगा कि वो नंबर काटे, क्योंकि उसको दिख जाएगा कि ये एकदम सरल भाषा, अब इससे सरल भाषा में आंसर बच्चा नहीं दे सकता है। यानी अपने दाएं हाथ के 3 उंगली अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाए कि यह क्या हो, एक दूसरे पे लंब हो, यानी एक दूसरे पे क्या करे, 90 डिग्री का क्या करे, कोण बनाए। ठीक है ना, जिसमें जो अंगूठा जो है गति की दिशा को इंगित करता हो। गति का मतलब क्या होता है, मोशन, गति की दिशा को, इसमें क्या है, अंगूठा जो है गति की दिशा को इंगित करता हो, जो तर्जनी उंगली हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता हो, और ये जो मध्यम उंगली है ये प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता हो। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहेंगे। तो ये दोनों नियम जो है ना आपको याद रखना है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है कि हम अपने दाएं हाथ के 3 उंगलियों अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को कुछ इस प्रकार फैलाए कि यह एक दूसरे पे क्या हो, लंब हो, जिसमें अंगूठा गति की दिशा को दर्शाता हो, जो तर्जनी उंगली हो क्या करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता हो, और ये जो मध्यम उंगली हो क्या करे, प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता हो। उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लेमिंग के बाबू ध्यान में रखना है क्या, दाएं हाथ का नियम कहेंगे। तो देखिए यहां पे आपको डेफिनेशन, मतलब इसका डेफिनेशन कैसे लिखना है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ के, है ना, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं कि अंगूठा चालक की गति की ओर इंगित करता हो। हमने क्या कहा, अंगूठा गति की ओर इंगित करता हो, जो तर्जनी उंगली हो क्या करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता हो। तो बाबू ये जो तर्जनी उंगली है क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगा। और बाबू ध्यान में रखना है कि जो मध्यम उंगली हो
परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रेरित धारा की दिशा को अगर इंगित करता हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी करंट को क्या करता हो, इंगित करता हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, तो इसी को हम लोग कहेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। बोलिए, दो क्वेश्चन हमने याद करा दिए कि नहीं? एक बार कमेंट बॉक्स में बाबू लाल दिल भेज दीजिए और बोलिए कि यस सर क्लियर है। ये दो क्वेश्चन, इसी प्रकार से सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद करवाए जाएंगे इस चैनल पे, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे बाबू अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं, है ना बाबू। देखिए 2022 में 2019 में पूछा गया है और बाबू इसको साबित भी करना है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि लॉरेंज बल क्या है ना। इसको बाबू मतलब क्या करे, लॉरेंज बल का फॉर्मूला स्थापित करे, है ना। यानी लॉरेंज बल क्या होता है, सिंपल सा पहले बात आप लोग समझिएगा कि लॉरेंज बल आखिर किसे कहते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बच्चे, ये हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ध्यान में रखिएगा कि ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है बाबू। ये हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। लॉरेंज बल का डेफिनेशन है, ठीक है। इसको प्रूफ करेंगे, आज के बाद से आप भूलेंगे नहीं, इतना हम गारंटी देते हैं आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है हमारा बाबू, ध्यान में रखिएगा कि हम लॉरेंज बल पढ़ रहे हैं। ये क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बी कहते हैं, ठीक है। तो बाबू याद रखना है कि हम पूछा जाएगा कि लॉरेंज बल क्या है, तो जब कोई आवेशित कण, मान लेते हैं क्या है, यहां पे कोई बिंदु पे क्या है, आवेशित कण है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां पे बिंदु पे क्या है, कोई आवेशित कण है, ठीक है। तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो बाबू अगर मान लेते हैं कि ये भी वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ये क्या कर रहा है, भी वेग से गति कर रहा है, तो बाबू इस पे क्या होगा, एक वो कार्यकाली बल कार्य करेगा, यानी इस पे एगो क्या करेगा, बल कार्य करेगा। और इसी बल को क्या कहा जाता है, तो लॉरेंज बल या चुंबकीय बल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। यहां पे आप लोग इसको क्लियर रखिएगा, है ना। अब इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा बाबू, यहां पे थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये जया होता है, थीटा हम मान लेते हैं, ठीक है। यहां पे आप लोग समझिएगा कि लॉरेंज बल या विद्युत चुंबकीय बल किसे कहते हैं, तो जब कोई आवेशित कण बाबू क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, और जब तक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा नहीं तब तक इस पे बल लगेगा नहीं। अगर आवेशित कण है वो गति कर ही नहीं रहा है तो इस पे बल नहीं लगेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेगा, गति करेगा, भी वेग से मान लीजिए गति कर रहा है, तो इस पे को बल कार्य करेगा और उसी बल का नाम दिया गया है क्या, लॉरेंज बल। और V इक्वल टू यहाँ पे बाबू लॉरेंज बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है, ध्यान में रखना है, क्यू भी क्या होता है बाबू, साइन थीटा होता है। इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको प्रूफ करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू, सिंपल सा बात है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आप आराम से इसको सीख जाएंगे। क्या करेंगे, आप सीख जाएंगे। चलिए इसको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, ठीक है। इसको क्या करना है मेरे बच्चे, प्रूफ करना है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको क्या करना है बाबू, हमको प्रूफ करना है। हम इसको क्या कर देते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं। तो बाबू प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा कि गतिमान आवेशित कण, है ना, याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पे, ये क्या है, हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो साफ साफ हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कि एक समान यहाँ पे याद रखना है कि एक समान, यहाँ पे याद रखना है कि एक समान, है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पे, है ना, याद रखना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पे लगने वाला बल क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें आवेश के, इसके जो आवेश होता है ना, इसके क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी याद रखिएगा, सिंपल से आप लोग क्या लिखिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, साफ साफ लिखिएगा कि एक समान, है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, याद रखना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, साफ साफ आप लोग लिखिएगा और कॉपी पे आप लोग बनाते चलिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, गतिशील आवेशित कण पे, है ना, क्या है, गतिशील है, गतिशील, है ना, गतिशील आवेशित कण पे, गतिशील आवेशित कण पे, गतिशील आवेशित, है ना, कण पे, गतिशील आवेशित कण पे लगने वाला बल, है ना बाबू, याद रखना है कि लगने वाला बल,
लगने वाला, है ना बाबू, क्या बल, बाबू क्या होता है, लगने वाला जो बल होता है प्यारे बच्चों, ये जो F होता है, इसमें प्रवाहित आवेश के, है ना, इसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। लगने वाला बल लिखिएगा कि इसमें प्रवाहित, है ना, इसमें प्रवाहित लिखिएगा ऐसे, इसमें प्रवाहित आवेश के, है ना, इसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है, इसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसमें प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, यानी यहां पे आप लोग याद रखिएगा, इसमें प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती क्या होता है प्यारे बच्चों, होता है। ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा बाबू हर बार। ठीक है, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पे जो लगने वाला ये बल है, ये क्या होता है, समानुपाती होता है इसमें प्रवाहित आवेश के, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। ठीक है, पहले समझिए आप लोग, क्योंकि ये बाबू 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले लिखिएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पे जो लगने वाला बल है, ये समानुपाती होता है इसके आवेश के। यानी क्या होता है बाबू, ये F समानुपाती क्या होता है, Q के समानुपाती होता है। इसे हम लोग क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, समीकरण 1। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, बार बार इतना बात तो लिखना पड़ेगा कि एक समान गतिशील, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पे लगने वाला बल, हर बार लिखना पड़ेगा कि एक समान गतिशील, यहां पे याद रखना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पे लगने वाला बल, बाबू याद रखना है यहां पे बार बार आपको लिखना ही पड़ेगा। तो हम यहां पे सोच रहे हैं कि ना ही लिखे ताकि हमारा टाइम बचे, यानी फिर लिखना पड़ेगा एक समान गतिशील आवेशित कण पे, एक समान, याद रखिएगा गतिशील, एक समान गतिशील आवेशित कण पे, एक समान गतिशील, है ना, आवेशित कण पे, एक समान गतिशील आवेशित कण पे, है ना, कण पर, है ना, याद रखना है कि लगने वाला बल, कण पे लगने वाला बल, है ना, लगने वाला बल, है ना, लगने वाला, यहां पे याद रखना है कि बल, है ना, उसके यानी बल हमारा क्या हो गया, F हो गया, उसके वेग के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो लिखिएगा कि उसके वेग के समानुपाती होता है, लिखिएगा कि उसके यहां पे वेग के समानुपाती होता है, उसके वेग, यहां पे लिख दीजिएगा उसके वेग के, है ना, समानुपाती होता है। ठीक है, उसके वेग के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। सिंपल सा सबसे पहले क्या लिखिएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र पे लगने वाला जो बल है, इसके आवेश की क्या होता है, समानुपाती होता है। फिर लिखिएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो लगने वाला बल है, इसके भी वेग से गति कर रहा है ना, इसके वेग के समानुपाती होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो F समानुपाती क्या लिखेंगे, भी, इसे क्या मानेंगे, समीकरण 2। फिर लिखिएगा, अब ये हम लिखना बंद कर देते हैं, फिर आप लिखिएगा कि एक समान गतिशील आवेशित कण पे जो लगने वाला बल है, वो बाबू क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। अब एक समान, यहां पे याद रखना है कि एक समान आवेशित कण पे लगने वाला बल जो है, बाबू याद रखना है कि ये क्या होता है कि इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम तीसरे में क्या लिखेंगे, आप लिख दीजिएगा हिंदी में, तो F समानुपाती क्या हो जाएगा बाबू, B हो जाएगा। इसे क्या मानेंगे, तो हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, अब फिर क्या लिखिएगा, फिर लिखिएगा कि एक समान गतिशील आवेशित कण पे लगने वाला बल, बाबू याद रखना है कि उसके बीच जो बना जया कोण है ना, इसके समानुपाती होते हैं। तो जया कोण को क्या कहते हैं, साइन से लिखते हैं, यानी यहां पे क्या होगा, F समानुपाती, यहां पे क्या होगा, साइन, कोण क्या है, थीटा है। इसे क्या मानेंगे हम लोग, समीकरण 4। इसे क्या मानेंगे हम लोग, समीकरण 4। ठीक है, याद रखना है। अब क्या करेंगे, सभी समीकरण को मिलाएंगे, यानी यहां पे साफ साफ लिखिएगा कि समीकरण, है ना, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को मिलाने पर, तथा 4 को याद रखना है क्यों, मिलाने पर। ठीक है, यहां पे क्या लिखिएगा, मिलाने पर। ठीक है,
को मिलाने पर। तो बाबू जैसे ही मिलाएंगे, समीकरण एक क्या है हमारा, क्यू है ना, एफ समानुपाती क्यू, एफ समानुपाती बी, एफ समानुपाती बी, एफ समानुपाती साइन थीटा। तो जब सबको मिलाएंगे बाबू, यहां पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब सबको मिलाएंगे तो बाबू यहां पे आप लोग क्लियर रखिएगा कि जैसे ही सबको हम लोग मिलाएंगे ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्लियर रखिएगा कि हमारा एफ है तो एफ, ठीक है, ये हमारा सबका एलएचएस बराबर है तो एफ है तो एफ, समानुपाती है तो समानुपाती। पहला क्या था, इसके आवेश के समानुपाती था तो क्यू, फिर उसके वेग भी है ना, विभव भी के समानुपाती था, फिर चुंबकीय क्षेत्र के बी के समानुपाती था, और उसके बीच बना जाया कोण यानी क्या, साइन थीटा के समानुपाती था। तो एफ समानुपाती क्या होगा, क्यू, बाबू क्यू यहां पे है तो क्यू भी बी साइन थीटा, तो हमने लिख दिया एफ समानुपाती क्यू बी बी साइन थीटा। तो बाबू हमारा यहां से क्या होगा, एफ है तो एफ, समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, एक के कांस्टेंट लगाएंगे, और यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू भी बी, और क्या लिखेंगे बाबू, यहां पे साइन थीटा लिख देंगे, है ना, साइन थीटा लिख देंगे। अगर के जो है, के क्या होता है, पारावैद्युत कोई पदार्थ होता है। अगर हम मान लेते कि कोई पारावैद्युत माध्यम यहां पे बाबू, जिसका माध्यम क्या है, मतलब वायु या निर्वात है, तो के का मान क्या होगा, चूंकि के इक्वल टू हम लिख देते हैं क्या है, 1 है, वायु या निर्वात है, तो बाबू के का मान क्या होगा, 1 होगा। और 1 में किसी भी चीज से गुणा करिएगा तो क्या होगा, वही हो जाएगा। एफ इक्वल टू क्या होगा, क्यू भी, और यहां पे क्या है बी, इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और देखिए क्या ये प्रूफ हुआ, क्या ये प्रूफ हुआ। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा तो अभी 10 सेकंड में आपको हम समझा देंगे, इतना गारंटी देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये हमारा क्या है बाबू, ध्यान में रखना है कि लॉरेंज बल है, और इसको हमने प्रूफ कर दिया। सिंपल सा अब सुनने की कोशिश करिएगा, सिंपल सा अब सुनने की कोशिश करिएगा। हमने क्या कहा कि बाबू लॉरेंज बल किसे कहते हैं, तो जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण क्या करता है, गति करता है, भी वेग से गति करता है, तो इस पे एक बल कार्य करता है, और इस बल को क्या कहा गया है, लॉरेंज बल या विद्युत चुंबक बल कहा गया। अब इसको प्रूफ करना है आपको, तो कैसे करेंगे, सिंपल सा लिखेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण पे जो लगने वाला बल है, ये हमेशा लिखाएगा कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पे जो लगने वाला बल है समानुपाती होता है इसके आवेश के। यानी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां पे हम आपको बता रहे हैं कैसे बाबू, यहां पे कुछ रफ करके हम बता रहे हैं जल्दी जल्दी समझाने के लिए, कि बाबू यहां पे क्या लिखेंगे कि एक समान गतिशील आवेशित कण पे जो लगने वाला बल है ये समानुपाती होता है इसके आवेश के। तो बाबू हमने आवेश लिख दिया, समीकरण 1 कर दिया। फिर क्या लिखेगा कि एक समान गतिशील आवेशित कण पे जो लगने वाला बल है समानुपाती होता है इसके विभव के, इसे हमने समीकरण 2 कर दिया। फिर लिखिएगा कि एक समान गतिशील आवेशित कण पे जो लगने वाला बल है बाबू क्या होगा, इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होगा, इसे हमने क्या कहा, समीकरण 3 कहा। फिर लिखिएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र पे जो लगने वाला बल है वो बाबू क्या होता है कि के बीच बने जया कोण, यानी क्या होगा, जया का मतलब साइन, कोण क्या है, थीटा है, तो इसके समानुपाती होता है, इसे हमने क्या कहा, समीकरण 4 कहा। अब सबको मिलाइएगा बाबू, यहां पे याद रखिएगा कि जब आप सबको मिलाएंगे ना, तो जब सबको मिलाएंगे तो एफ सब में समान है तो एफ हो जाएगा, समानुपाती है तो समानुपाती, यहां पे क्या होगा, क्यू भी बी, और यहां पे क्या है, साइन थीटा है तो साइन थीटा है। अब क्या करेंगे कि एफ है तो एफ समानुपाती हटेगा, एक इक्वल टू लगेगा, है ना, इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट के लगता है, के यहां पे क्या होगा, क्यू भी बी, और इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, तो हमने साइन थीटा लिख दिया। अब बाबू अगर हम के का मान 1 रख लेंगे तो एफ इक्वल टू क्या होगा, तो क्यू भी बी, और क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से हमने इतना ही दूर में प्रूफ कर दिया, लेकिन बाबू ये सब समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पे लगने वाला जो बल होता है वो समानुपाती होता है इसके आवेश के, इसके विभव के, इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, और आप लिखिएगा कि इसके बीच बने जाए कोण के, और मिला दीजिएगा, आपका क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, बोलिए क्लियर, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़िए कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। बाबू अभी तो स्टार्ट हो रहा है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छोड़ के जाना नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप पढ़ते इसलिए है ताकि आपके एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन लड़े, और आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि बायो सेवर्ट के नियम क्या है। बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक थे। सबसे पहले बात सुनिए कि बाबू विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया, तो आप क्या कहेंगे, ओस्टर्ड। बाबू ओस्टर्ड ने क्या बताया कि अगर कोई ये चालक तार है, ठीक है, ये चालक तार है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न होगा, है ना। तो अब इनसे पूछा गया कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो किसी बिंदु पे इसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो इनके पास कोई फॉर्मूला नहीं था कि हाँ यहाँ पे हम कैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें।
अगर बोला जाए इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए तो वो नहीं बता पाए। तो फिर दो वैज्ञानिक आए, ठीक है, यहां पे ध्यान में रखना है कि दो वैज्ञानिक आए, ठीक है, कौन बाबू याद रखना है, बायो और सेवर्ट, है ना, यानी 1820 ईस्वी में ना, शायद 1820 ईस्वी में ना, यानी 1820 ईस्वी में, ध्यान में रखना है कि 1820 ईस्वी में बाबू ध्यान में रखना है कि दो वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था, बायो और सेवर्ट। और बायो और सेवर्ट ने क्या बताया कि किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या किया कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला दिया था। और वो फॉर्मूला क्या होता है बाबू, फॉर्मूला क्या होता है, डीबी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट बटे में, ध्यान में रखना है 4 पाई इंटू क्या होता है बाबू, याद रखना है कि आईडीएल, यहां पे आईडीएल साइन थीटा, आईडीएल साइन थीटा अब बटे क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। ये बाबू क्या किया, उन्होंने फॉर्मूला दिया था और इसी को हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है, यहां पे ध्यान में रखिएगा। यानी 1820 ईस्वी में ध्यान में रखिएगा कि दो वैज्ञानिक आए, ठीक है, 1820 ईस्वी में, क्योंकि बाबू आपको पता है कि जो ओस्टर्ड साहब थे उनसे पूछा गया कि बाबू तीव्रता बता दीजिए आप कि हाँ इस बिंदु पे तीव्रता क्या होगा, तो उनके मतलब तीव्रता के लिए उन्होंने फॉर्मूला नहीं दिया। तो फिर बाबू 1828 में दो वैज्ञानिक आए और दो वैज्ञानिकों का नाम क्या था, एक का नाम था बायो और एक का नाम था सेवर्ट, है ना। उन्होंने क्या कि किसी चालक तार में यहाँ पे जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी मतलब तीव्रता के लिए उन्होंने क्या किया कि फॉर्मूला दिया था। और वो फॉर्मूला हमने आपको लिख के बताया कि वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारा क्या था बाबू, याद रखना है कि डीबी, है ना, डीबी इक्वल टू क्या था, तो बाबू आपको याद रखना है कि म्यू नॉट बटे में क्या था, 4 पाई इंटू क्या था बाबू, आईडीएल, है ना, आईडीएल क्या था, साइन थीटा, आईडीएल साइन थीटा बटे में क्या था, आर स्क्वायर था। ये क्या किया, उन्होंने फॉर्मूला दिया बच्चे, क्या किया, ये उन्होंने क्या किया, फॉर्मूला दिया था। और ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, और ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, अब हम सत्यापन करेंगे। क्या करेंगे बाबू, अब हम सत्यापन करेंगे। इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, अब हम सत्यापन करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, अब हम सत्यापन करेंगे। हम यहाँ पे इसको छोटा सा में करके रख देते हैं, इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है बाबू, है देखिए, ठीक है, यहाँ पे हम कोना पे कर देते हैं, ठीक है, इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। सिंपल सा बाबू एगो डायग्राम की आवश्यकता होगी, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या है, कोई अनंत लंबाई का क्या कर लेंगे, एगो चालक तार लेंगे। यहाँ पे क्या किया हमने, अनंत लंबाई का एगो चालक तार लिया। मान लेते हैं कि एक छोर एक्स है तो दूसरा छोर क्या है, वाई है, ठीक है। हमने क्या किया, अनंत लंबाई का एगो चालक तार लिया, ठीक है। अनंत लंबाई का एगो चालक तार लेंगे तो क्या होगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत बड़ा होगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो बाबू हमने क्या किया, सिंपल सा बात याद रखना है कि हमने क्या किया कि इस चालक तार का एगो अल्पांश हिस्सा लिया, यानी एगो छोटा सा हिस्सा लिया। यानी मान लेते हैं कि छोटा सा हिस्सा क्या है, यहां पे मान लेते हैं कि हमारा ये ए है और यहां पे क्या है, बी है। हमने चालक तार का इतना ही हिस्सा लिया जिसका नाम क्या दिया बाबू, डीएल नाम दिया। डीएल का मतलब क्या, छोटा सा लंबाई लिया, चालक तार का एक छोटा सा लंबाई लिया, चालक तार का क्या बाबू, छोटा सा लंबाई लिया। तो इसके कारण बाबू याद रखना है कि यहाँ पे आर दूरी पे, है ना, इसके कारण यहाँ पे आर दूरी पे मान लेते हैं कि कोई बिंदु पी है और इस पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है बाबू, आपको ज्ञात करना है। इस पे क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी इसको ज्ञात करना है। तो इस पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो बाबू डीबी होगी, छोटा सा होगा, छोटा सा अल्पांश यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना। और बाबू इसी मतलब डायग्राम के मदद से हम लोग क्या करेंगे, तो बाबू इसी डायग्राम के मदद से हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो बायो सेवर्ट का नियम हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। सिंपल सा बात, सिंपल सा, पहले इस फिगर को समझिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि अनंत लंबाई का हमने क्या लिया, एक चालक तार लिया, ठीक है। अनंत लंबाई का हमने क्या किया, एक चालक तार लिया। और जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्या करेंगे कि इस चालक तार का एगो अल्पांश लंबाई लेंगे,
क्या करेंगे बाबू, चालक तार का एगो अल्पांश लंबाई लेंगे हम डीएल, यानी ए से भी इतना छोटा सा हिस्सा लेंगे, तो इसके कारण जो चुंबकीय आर दूरी पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी तो छोटा होगा, यानी इसके कारण क्या होगा, आर दूरी पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो भी छोटा सा हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तब हम लोग क्या लिखेंगे, आपको ध्यान में रखना है, तब हम लोग क्या लिखेंगे कि बायो सेवर्ट के नियम से। ठीक है बाबू, इसका फॉर्मूला यहां पे लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाबू इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम यहां पे बड़ा बड़ा में लिख देते हैं, डीबी इक्वल टू क्या होता है बाबू, होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्या होता है आई, और यहां पे क्या होता है डीएल, और ध्यान में रखना है कि साइन थीटा अब बटे क्या होता है आर स्क्वायर, और इसको प्रूफ करना है। तो ये तो हमारा डेफिनेशन के साथ हो गया। अब चलिए हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। कटा नहीं ना जी, क्लास चल रहा है ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं मेरे बच्चे, क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या कि बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, बाबू बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार क्या लिखेंगे कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बाबू यहां पे ध्यान रखना है कि ये जो अल्पांश लंबाई है इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है क्या है, डीबी है। बाबू ध्यान में रखना है कि ये जो अल्पांश लंबाई है डीएल, है ना, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, तीव्रता डीबी है। ये बाबू क्या होता है बाबू, समानुपाती होता है इसमें प्रवाहित विद्युत धारा के, है ना, यानी साफ यहां पे लिखना है कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी क्या हो जाएगा डीबी, क्योंकि क्या है अल्पांश लंबाई के कारण आर दूरी पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है डीबी, ये समानुपाती क्या होता है किसमें, प्रवाहित धारा के, यानी इसमें जो प्रवाहित धारा हो रहा है ना इसके समानुपाती होगा, यानी क्या लिखेंगे डीबी समानुपाती क्या लिखेंगे आई, इसे क्या कहेंगे हम, समीकरण 1 कहेंगे। और ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया कि अल्पांश लंबाई ये क्या है, ये हमारा क्या है, छोटा सा हिस्सा लिए हैं, अल्पांश लंबाई लिए हैं, तो अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की ये जो तीव्रता है ये समानुपाती होता है इसमें प्रवाहित विद्युत धारा के। तो हमने क्या लिखा कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब ये जो बात है ना ये बार बार आपको लिखना पड़ेगा कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फिर लिखिएगा कि बाबू अल्पांश लंबाई के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है यह समानुपाती होता है अल्पांश लंबाई यानी डीएल के समानुपाती होता है। यानी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है बाबू, ये हमारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी है, यह समानुपाती होता है अल्पांश लंबाई हमारा क्या है डीएल के। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि बाबू अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है हमारा जो डीबी है यह समानुपाती होता है अल्पांश लंबाई, और अल्पांश लंबाई हमने क्या लिया, डीएल लिया, तो डीएल के समानुपाती इसे हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण 2 कहेंगे। फिर लिखिएगा कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फिर यह क्या है, अल्पांश लंबाई है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, डीबी है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डीबी। और यह समानुपाती क्या होता है कि बाबू याद रखना है कि अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती। अब सुनिए यहां पे हमने क्या कहा कि अल्पांश लंबाई के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है कि बाबू वो क्या होता है कि मतलब याद रखना है कि अल्पांश लंबाई से आर दूरी पे जो बिंदु P है तो इसके बीच की जो दूरी है ना इसके वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती, यानी ये जो अल्पांश लंबाई है हमारा क्या डीबी, ये क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है अल्पांश लंबाई से आर दूरी पे जो बिंदु P है इसके बीच का जो दूरी है आर इसके वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी डीबी समानुपाती क्या लिखेंगे 1/r²। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे डीबी समानुपाती 1/r², इसे क्या कहेंगे समीकरण बाबू 3 कहेंगे। और ये भी आप लोग क्या करिएगा स्पष्ट रखिएगा। ठीक है, हो गया क्लियर। अब बाबू अगला है कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश लंबाई के कारण हमारा क्या उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है डीबी है। अब ये समानुपाती क्या होता है बाबू कि यहां पे याद रखना है कि अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P के बीच बने ज्या कोण के, अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच ये जो कोण बना है ना, अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच ये जो ज्या कोण बना है ना, तो ज्या के लिए हम लोग क्या लिखते हैं साइन। अब बाबू यहाँ पे कोण कितना है थीटा, तो इसके क्या है समानुपाती है, यानी कितने के समानुपाती है थीटा कोण के समानुपाती है। तो बाबू हम यहाँ पे क्या लिख देंगे डीबी समानुपाती क्या होगा साइन थीटा के।
ठीक है, इसे क्या करेंगे, समीकरण 4 कर देंगे। ठीक है, इसे क्या करेंगे, समीकरण 4 कर देंगे। अब चारों समीकरण को मिलाएंगे तो लिखिएगा बाबू, यहां पे साफ साफ लिखिएगा कि समीकरण, है ना, समीकरण 1 2 तथा, बाबू याद रखना है, तथा 1 2 3, है ना, याद रखना है कि 1 2 3 तथा 4 को मिलाने पे, तथा 4 को मिलाने पर, को यहां पे याद रखना है मिलाने पर, 4 को क्या करिएगा, मिलाने पर, मिलाने पर। ठीक है, आप क्या कहिएगा कि समीकरण 1 2 3 तथा 4 को मिलाने पे क्या होगा। ठीक है, समीकरण 1 2 3 तथा 4 को मिलाने पे क्या होगा। तो बाबू आपको पता है कि डीबी सब में समान है। बाबू डीएल यहां पे याद रखना है कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है डीबी, ये तो सब में समान है और ये समानुपाती किस किस के है, तो आई डीएल बटा में आर स्क्वायर साइन थीटा के। तो डीबी इक्वल टू क्या होगा, डीबी समानुपाती क्या होगा, यहां पे आई है ना, डीएल है तो डीएल, साइन है तो साइन थीटा, है ना, साइन है तो साइन थीटा, अब बटे में क्या था, आर स्क्वायर था तो आर स्क्वायर के समानुपाती होगा। अब बाबू हमने क्या कहा, ये डीबी है तो डीबी समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा। बाबू एक कांस्टेंट लगाया जाता है जो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये हमारा कांस्टेंट होता है, इनटू क्या होगा बाबू, आई है तो आई, है ना, उसके बाद से क्या है, डीएल है तो डीएल, साइन थीटा है तो साइन थीटा, अब बटे में आर स्क्वायर है ना तो आर स्क्वायर देंगे। और देखिए क्या ये आपका प्रूफ हो गया, क्या ये आपका प्रूफ हो गया, क्या ये आपका प्रूफ हो गया, बहु बताइए ये आपका प्रूफ हुआ कि नहीं। तो बिल्कुल ही बिल्कुल पूरा प्रूफ हो गया। हमको यही प्रूफ करना था ना कि डीवी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। क्या ये आप प्रूफ कर पाए। देखिए अब हम यहां पे क्या करते हैं कि इतना ही दूर में आपको कैसे समझा देते हैं और प्रूफ करा देते हैं। सिंपल सा बात है, सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा कि बाबू बायो सेवर्ट का नियम तो हमने आपको बताया कि बाबू उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में बायो और सेवर्ट नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसका नाम क्या है, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। सबसे पहले एगो अनंत लंबाई का एगो धारावाही चालक तार लीजिएगा, और जब अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक तार लीजिएगा तो बाबू उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी बड़ा होगा कि नहीं, है ना। तो इसीलिए एगो अल्पांश एगो छोटा सा हिस्सा लीजिएगा। मान लेते हैं कि चालक तार का हमने ए और बी छोटा सा हिस्सा लिया इसमें से, तो छोटा सा हिस्सा लिए तो छोटा सा ही ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो मान लेते हैं कि आर दूरी पे कोई बिंदु पी है और इस पे छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या निकला, डीबी निकला। तो आप लिखिएगा कि अल्पांश लंबाई के कारण, बाबू यहां पे याद रखना है कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या निकला है, डीबी। तो ये जो डीबी होगा, ध्यान में रखिएगा, अब यहां पे आप लोग समझिए, ये जो डीबी होगा बाबू, यहां पे ये जो डीबी होगा ये समानुपाती क्या होगा। तो बाबू याद रखना है कि बाबू इसमें प्रवाही धारा यानी क्या होगा, आई के, इसे मान लीजिएगा समीकरण 1। फिर कहिएगा कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमारा डीबी निकला, ये समानुपाती होता है ये अल्पांश लंबाई यानी डीएल के, तो डीएल के इसे मान लिया हमने समीकरण 2। फिर लिखिएगा कि अनुपांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होती है कि बाबू याद रखना है अल्पांश लंबाई से आर दूरी पे बिंदु पी, है ना, यानी यहां पे याद रखना अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की जो दूरी है इसके वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती। तो अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच क्या है, R है, तो इसके वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती के, इसे हमने क्या कर दिया बाबू 3 मान लिया। फिर लिखिएगा कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बाबू क्या होता है, बाबू समानुपाती होता है कि बाबू याद रखना है कि अल्पांश लंबाई से आर दूरी पे जो बिंदु P है इसके बीच बने जाया कोण, जाया के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन लगाते हैं, और कोण क्या है, थीटा है, इसे हमने मार दिया समीकरण 4। अब क्या करेंगे कि इसको मिलाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सारे के सारे को क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। तो मिलाएंगे तो डीबी सब में समान है, तो डीबी है तो डीबी समानुपाती है तो समानुपाती, आई डीएल साइन थीटा ऊपर में है तो क्या लिखेंगे, आई, यहाँ पे डीएल, फिर क्या लिखेंगे, साइन थीटा ऊपर में है तो साइन थीटा, अब बटे क्या लिखेंगे, तो बाबू यहाँ पे बटे में क्या है, आर स्क्वायर आर स्क्वायर। तो बाबू आपको पता होगा एक बात, आपको ये बात बाबू 100% पता होगा कि डीबी समानुपाती हटेगा, एगो इक्वल टू लगेगा, उसके साथ एगो कांस्टेंट क्या लगाते हैं, यानी हम यहाँ पे लिखना चाहें तो डीबी इक्वल टू क्या होगा बाबू, इस समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, एगो कांस्टेंट लगेगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू आई है तो आई, डीएल है तो डीएल, साइन थीटा है तो साइन थीटा, अब बटे में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर। और यही तो होता है हमको प्रूफ करने का, यही तो होता है मेरे बच्चे प्रूफ करने का। तो देखिए इतना ही दूर में हमने प्रूफ करके दिखा दिया, बताइए
इतना ही दूर में हमने प्रूफ करके दिखाया कि नहीं बाबू? यही होता है, कुछ नहीं होता है जी, कुछ नहीं होता है, यही होता है सब सब चीज बाबू, कुछ नहीं होता है ये सब पढ़ने वाला चीज, है ना? आप आराम से कर सकते हैं इसको, ठीक है? आप आराम से कर सकते हैं मेरे बच्चे, ठीक है? आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, ठीक है? इसको कोशिश में है कि सीधा हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए इसको थोड़ा सा साइन थीटा, साइन थीटा किधर है? साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है? आप इसको ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल इजी है बाबू, बिल्कुल इजी है। ये हमने यहाँ पे रफ करके बना दिया है, बताइए ये आपसे क्या नहीं बनेगा? 100% बन जाएगा, थोड़ा सा तो बात है। बताइए आपको क्लियर हो गया? बायो सेवर्ट का नियम आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे, एक बार आप बताइए। और पूरा डिटेल में पढ़ाई हो रहा है तो बाबू बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ जाइए, अगला अगला है बाबू कि संट क्या है, इसके दो उपयोगों को लिखे। अब देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, संट वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि संट के दो उपयोग को लिखे। संट क्या होता है बाबू? तो जब धारा मापी को आमीटर में बदला जाता है तो उसी को संट कहा जाता है। कि जब धारा मापी को बाबू याद रखना है कि ये हमारा क्या है, ध्यान में रखिएगा कि ये हमारा क्या है बाबू, ये हमारा, ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है बाबू, ये मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर है, ठीक है? धारा मापी है। तो बाबू धारा मापी को आमीटर में कैसे बदलते हैं? कि जब हम धारा मापी को क्या करते हैं कि जब गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं कि समानांतर में क्या कर देते हैं, एगो निम्न प्रतिरोध लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है बाबू, गैल्वेनोमीटर आमीटर में बदल जाता है। क्या होता है बाबू, ध्यान में रखना है कि गैल्वेनोमीटर जो होता है आमीटर में परिवर्तित हो जाता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है आमीटर में परिवर्तित हो जाता है। अब विद्युत धारा यहां से क्या होगा, इधर से विद्युत धारा बहेगा, ठीक है? अब यहां पे आएगा तो क्या होगा, दो हिस्सा में बढ़ जाएगा, एगो धारा इधर जाएगा, एगो धारा यहाँ पे इधर जाएगा, ठीक है? ये सारी चीजें हमने बता दिया। तो इसे क्या कहेंगे बाबू, गैल्वेनोमीटर को आमीटर में परिवर्तन कहेंगे। और इसी को कहा जाता है संट। इसी को क्या कहा जाता है, संट बाबू। क्या कहा जाता है इसी को कहा जाता है संट। और ये आपको क्लियर रखना है, क्या करना है, इसी को कहा जाता है बाबू क्या, संट। इसी को कहा जाता है संट, ठीक है? इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है क्या बाबू, ध्यान में रखना है, इसी को कहा जाता है संट, ठीक है? इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है संट, है ना? है ना? इसी को कहा जाता है संट, ठीक है? इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है बाबू, ध्यान में रखना है कि संट, ठीक है? इसी को क्या कहा जाता है, संट कहा जाता है, क्लियर रखिएगा। यही क्या है, हमारा संट है, ठीक है? अब संट क्या होता है, तो बाबू संट के प्रयोग से याद रखना है कि धारा मापी का माप सीमा क्षेत्र क्या होता है, बढ़ जाता है। तो लिखिएगा कि बाबू संट के प्रयोग से, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पे तो लिखा हुआ है लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान में रखिएगा कि संट के प्रयोग से, ठीक है? यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा कि संट के प्रयोग से, संट के प्रयोग से, है ना, धारा मापी की, बाबू याद रखना है कि धारा मापी का माप सीमा क्षेत्र बढ़ जाता है। क्या होता है, माप सीमा क्षेत्र, है ना, माप सीमा, है ना, क्षेत्र बढ़ जाता है। क्या होता है, माप सीमा क्षेत्र क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है? यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे फिर लिखिएगा कि संट के प्रयोग से, हम यहाँ पे ऐसे दे देते हैं, संट के प्रयोग से धारा मापी की जो सुग्राहिता होती है ना, सुग्राहिता, है ना, जो सुग्राहिता होती है वो क्या होता है, घट जाता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि घट जाता है। अब आपसे दो पूछा, आपने दो लिख दिया। फिर अगर आप चाहें तो एक और लिख सकते हैं कि संट के प्रयोग से बाबू धारा मापी का प्रतिरोध जो होता है, क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या होता है, प्रतिरोध घट जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी बात, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? चाहे आप किताबी भाषा लिखिए, चाहे जो हमने लिखा है बाबू वो लिखिए, ठीक है? ये आप लोग लिख दीजिएगा। लिखिएगा क्या, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि संट के अगर दो उपयोग पूछे तो लिखिएगा कि इसके प्रयोग से यहाँ पे सुग्राहिता
विद्युत धारा मापी या गैल्वेनोमीटर को नुकसान से बचाया जा सकता है। यानी याद रखना है कि शंट के प्रयोग से हम लोग क्या कर सकते हैं कि धारा मापी की सुग्राह्यता घटा सकते हैं, इसको टूटने से बचा सकते हैं, है ना। शंट के उपयोग से धारा को विभक्त किया जाता है, यानी धारा को दो भागों में बांट दिया जाता है। विभक्त यानी क्या है, इधर धारा जाएगा, इधर धारा जाएगा, तथा शंट के मान को बदलकर धारा मापी के परास को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। आप इससे ये लिख सकते हैं बाबू, इसकी सुग्राह्यता घटा दी जाती है और प्रतिरोध क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, और माप सीमा क्षेत्र बढ़ा दी जाती है। दो पूछा है हमने, 5-7 बता दिया। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए एम्पियर का परिपथ नियम क्या है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और ये आप लोग बाबू ध्यान में रखिएगा प्लीज। ठीक है, एम्पियर का परिपथ नियम, और इसको प्रूफ करके हम आपको क्या करेंगे, दिखलाएंगे। ठीक है, एम्पियर का परिपथ नियम क्या है, तो एम्पियर का परिपथ नियम क्या कहता है, इसके लिए सिंपल सा सबसे पहले फॉर्मूला याद रखिए। एम्पियर का परिपथ नियम क्या कहता है, सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है कि बाबू ये कहता है क्या कि पृष्ठीय समाकलन, बाबू क्या कहता है, बी डी एल, है ना, बी डी एल इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई होता है। ठीक है, ये क्या है बाबू, हमारा एम्पियर का परिपथ नियम है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एम्पियर का परिपथ नियम है। ये क्या है, हमारा एम्पियर का परिपथ नियम है। अब चलिए एम्पियर का परिपथ नियम क्या होता है, ये चीजें हम आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि कोई एगो चालक तार है। ठीक है बाबू, ये मान लेते हैं कि कोई एगो चालक तार है, कोई एक क्या है, चालक तार है, जिसमें क्या हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। जिसमें क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपको पता है कि किसी भी चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है बाबू, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसके चारों तरफ क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। क्या हुआ बाबू, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। क्या हुआ, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र हमने क्या कहा कि उत्पन्न हो गया। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या हुआ, आर दूरी पे क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ, उत्पन्न हो गया। ठीक है, यहाँ पे आर दूरी पे क्या हुआ, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, है ना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो बाबू यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका जो अल्पांश, यहाँ पे अल्पांश लंबाई है डीएल है, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो बाबू आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे सिंपल सा लिखिएगा कि जब किसी चालक तार में मतलब क्या विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु, अब बिंदु क्या है, डीएल है, मान लेते हैं कि ये बिंदु क्या है, डीएल है, अल्पांश बिंदु क्या है, डीएल है, उस पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन, है ना। याद रखना है कि बाबू ध्यान में रखिएगा कि जब भी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु, बिंदु क्या है, डीएल, इस पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बाबू यहाँ पे क्या है, इस पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन। तो बाबू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखना है। इससे डेफिनेशन कैसे बनाइएगा कि बाबू जब भी किसी चालक तार में विद्युत धारा आई प्रवाहित होता है तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र की किसी बिंदु क्या है, बिंदु हमारा है डीएल, उस पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बी, इसका पृष्ठीय समाकलन ये बराबर होता है इसमें प्रवाहित धारा आई के म्यू नॉट गुना। तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया, डेफिनेशन बन गया और फॉर्मूला बन गया। कैसे बना आप लोग समझिए, कैसे बना ये आप लोग समझने की कोशिश करिए। हमने क्या कहा, सिंपल सा बात है कि बाबू हमने क्या कहा, तो हमने कहा कि जब भी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे, उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र का किसी बिंदु क्या है, डीएल है, उस पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बी है, तो बी है, और उसका क्या पृष्ठीय समाकलन, तो पृष्ठीय समाकलन बराबर होता है उसमें प्रवाहित धारा के क्या, म्यू नॉट गुना के, और ये क्या हो गया हमारा, इसका डेफिनेशन भी हो गया, फॉर्मूला भी हो गया। तो आपको याद हो गया कि एम्पियर का परिपथ नियम क्या है। तो बाबू जब भी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न चुंबकीय बंद चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर का परिपथ नियम कहते हैं। अब बाबू इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, क्या करना है, प्रूफ करना है। इसको थोड़ा सा हम साइड में करते हैं, ऊपर। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ऊपर करते हैं। इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसको क्या करना है बच्चे, प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे कि बायो-सेवर्ट के नियम से चालक तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, है ना। बायो-सेवर्ट के नियम से बाबू लिखिएगा कि बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से, है ना, बायो-सेवर्ट के नियम से
है ना, बायो सेवर्ट के नियम से याद रखना है कि किसी चालक तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना, बायो सेवर्ट के नियम से किसी चालक तार, है ना, याद रखना है कि किसी चालक तार, है ना, किसी चालक तार से r दूरी पर, किसी चालक तार से r दूरी पर, किसी चालक तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बाबू याद रखना है क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। ठीक है, अब आप लिखिएगा कि बायो और सेवर्ट के नियम के अनुसार हमने क्या जाना है कि किसी चालक तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है क्या होती है बाबू, आपको पता है कि बाबू यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में क्या होता है 4 पाई इंटू क्या होता है 2i बटे में क्या होता है r होता है। ये बाबू हमने क्या कहा कि बाबू इसको प्रूफ करना है हमको, हमने तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जान लिया कि जब भी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु क्या है dl, इस पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लिखेंगे कि हमने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा और बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार क्या पढ़ेंगे कि चालक तार से r दूरी पर बाबू उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वो होता है बाबू B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू 2i बटे में क्या होता है r होता है, और बच्चे इसे हम ले क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। अब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में dl के सापेक्ष समाकलन कर देंगे, क्या करेंगे बाबू, दोनों पक्षों में dl के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो साफ साफ लिखिएगा कि दोनों पक्षों में, है ना, दोनों पक्षों में, है ना, क्या करेंगे dl के सापेक्ष, dl के सापेक्ष, है ना, dl के सापेक्ष, है ना, dl के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, समाकलन, है ना, समाकलन करने पर dl के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ये जो समीकरण 1 है यहां पे हम लिख देते हैं कि समीकरण, है ना, 1 को, है ना, हाँ, समीकरण 1 को दोनों पक्षों में dl के सापेक्ष समाकलन करने पे, अब बाबू जब dl के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या है, b है तो b, और dl के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन कर देना है। ठीक है, b है तो b और dl के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है, तो b dl इक्वल टू क्या होता है बाबू, हमको क्या करना है, समाकलन करना है किसका, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन में क्या है 4 पाई इंटू क्या है तो 2i बटे में क्या है r है। ठीक है, हमको क्या करना है, दोनों पक्षों में dl के सापेक्ष, हमने क्या कहा, दोनों पक्षों में dl के सापेक्ष, तो हम इसको करेंगे तो क्या होगा, समाकलन b dl, तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, समाकलन b dl इक्वल टू है तो इक्वल टू, अब म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू 2i बटे में r, और बाबू dl के सापेक्ष हमने समाकलन कर दिया। अब सुनिए बाबू, यहाँ पे ये जो समाकलन है तो समाकलन है, यहाँ पे याद रखना है कि b है तो b है और यहाँ पे क्या है, dl है तो dl है। ठीक है, अब आपको पता है मेरे बच्चे, है ना, पृष्ठीय समाकलन होता है तो सब में पृष्ठीय लगा ही दीजिएगा तो सही रहेगा। ठीक है ना, अब बी डीएल है तो बी डीएल है। ठीक है, यहां पे ध्यान में रखना है कि बी डीएल है तो क्या है, बी डीएल है। ठीक है, अब बाबू जो हमारा कांस्टेंट होता है बाहर आ जाता है, तो बाबू हम क्या करेंगे, इक्वल टू है तो इक्वल टू देंगे, और इस समाकलन के बाबू इसमें जितने भी कांस्टेंट हो गए बाहर आ जाएंगे। कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट अपॉन में क्या है 4 पाई है तो 4 पाई, है ना, इनटू है तो इनटू 2i भी हमारा कांस्टेंट है, अब बटा में r भी हमारा कांस्टेंट है, तो बाबू ये समाकलन क्या होगा इधर, और यहां पे क्या होगा, dl हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू इसको ज्यों को त्यों लिखेंगे, ये हमारा क्या होगा बाबू, ये हमारा हो जाएगा पृष्ठीय समाकलन, यहां पे क्या हो जाएगा, b dl है तो b dl इक्वल टू है तो इक्वल टू, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू 2i है तो 2i लिखेंगे, बटा में r है तो क्या कर देंगे, r कर देंगे। अब बाबू आप एक बात बताइए, इस dl का बाबू इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हमने क्या कहा था कि बाबू मान लीजिए कि इस छोटा सा बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है, तो बाबू ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं से मिला के ये क्या हुआ होगा, वृत्त बना होगा। ये छोटे छोटे बिंदुओं से मिला के ये छोटा सा अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, b है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अल्पांश लंबाई मिला के ये वृत्त बना होगा। तो कभी भी यहाँ पे याद रखना है कि अगर dl का यहाँ पे अगर dl का समाकलन पूछे तो आप वृत्त का परिधि लिख दीजिएगा 2 पाई r।
है ना। अगर डीएल का समाकलन पूछे तो आप क्या लिखिएगा 2 पाई आर, यानी इसका क्या हो जाएगा, तो बाबू डीएल का क्या हो जाएगा, तो आप लिखिएगा 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू यहां पे आप लोग देखिए अब क्या होगा, ध्यान से रखिए, ध्यान से सुनिएगा कि बाबू यहां पे क्या होगा, सिंपल सा बात सुनिए, सिंपल सा यहां पे क्या होगा, इस आर से क्या होगा, ये आर कट जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, कट गया। अब देखिए ये पाई से क्या हो गया, पाई कट गया। ठीक है, इस 2 से ये 4 कट गया 2 बार में। ठीक है, इस 2 से ये क्या हो गया, ये भी 2 कट गया। तो बाबू हमारा बचा क्या, तो हमारा जो बचा है वो आपके सामने है कि यहाँ पे क्या होगा, पृष्ठीय समाकलन क्या है, बी डीएल है तो बी डीएल है, इक्वल टू है तो इक्वल टू। अब यहाँ से क्या बचा, म्यू नोट बचा तो म्यू नोट लिख दिए, उसके बाद से ये सारा कट गया है, यहाँ पे क्या बचा है, इंटू आई बचा है तो इंटू आई लिख दिए। और यही तो है बाबू, यही तो है। आप बताइए, इसी को तो हम लोग बाबू प्रूफ कर रहे थे ना, इसी को तो हम लोग प्रूफ कर रहे थे, इसी को हम लोग क्या कर रहे थे, प्रूफ कर रहे थे मेरे बच्चे। बाबू ध्यान में रखना है, क्या कर रहे थे, इसी को हम लोग क्या कर रहे थे, प्रूफ कर रहे थे, है ना। इसी को हम लोग क्या कर रहे थे, प्रूफ कर रहे थे, इसी को हम लोग क्या कर रहे थे बाबू, प्रूफ कर रहे थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना, इसी को हम लोग क्या कर रहे थे, प्रूफ कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ से हटा है इसको कर दे, ये 2 तो कट गया। इसी को हम लोग क्या कर रहे थे, प्रूफ कर रहे थे। बताइए ये आपसे प्रूफ हुआ कि नहीं, आप कर पाएंगे कि नहीं, एक बार बता दीजिए, एक बार आप लोग बता दीजिए, क्या आप कर पाएंगे। इसी को हम क्या कर रहे थे, प्रूफ कर रहे थे। और यही है बच्चों हमारा एम्पियर का परिपथ नियम। क्या है बाबू, हमारा एम्पियर का परिपथ नियम। ठीक है, ये हमारा क्या है, एम्पियर का परिपथ नियम है। ये आप लोग क्लियर रखिएगा, ये हमारा क्या है, एम्पियर का परिपथ नियम है, जिसको हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा लिखिएगा कि बायो सेवर्ट के नियम के से किसी चालक तार से आर दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू 2 बटे में आर होता है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को, ये जो समीकरण 1 माना है, दोनों पक्षों में डीएल के सापेक्ष हम लोग समाकलन करेंगे। तो दोनों पक्ष बी है तो बी को भी डीएल के सापेक्ष, इसको भी डीएल के सापेक्ष समाकलन किया, तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन यहां से ये जो जितने भी कांस्टेंट है क्या हो गए, बाहर आ गए, बचा डीएल। और डीएल का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए 2 पाई आर होता है। बाबू आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से 4 2 बार में, 2 से ये 2 कट गया, तो पृष्ठीय समाकलन बी डीएल इक्वल टू क्या बचा, म्यू नोट और आई बचा। और यही हमको प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ एम्पियर का परिपथ नियम, हो गया बाबू प्रूफ एम्पियर का परिपथ नियम। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चे, एक बार बताइए। बहुत अच्छा, भले क्लास लंबा चलेगा लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आगे बढ़ जाइए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। ठीक है, समझिए कि फिर से ये क्रैश कोर्स हो रहा है, समझ लिए कि ये क्रैश कोर्स ही हो रहा है आपका एक तरीके से, है ना, ये क्रैश कोर्स ही हो रहा है आपका एक तरीके से। ठीक है, यहां आप देख लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, फिर से समझ लीजिए कि चैप्टर का रिवीजन हो गया आपका, है ना। बाबू अब सुनिए यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, हम आपको बता देते हैं कि कोई भी मान लीजिए कि क्या होता है, चुंबक है, कोई भी चुंबक है, तो बाबू चुंबक से क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पे क्या होता है, समाप्त होता है। तो बाबू अगर चुंबक के, मान लीजिए कि ये क्या है, चुंबक है, तो किसी चुंबक के पास कोई अन्य चुंबक लाया जाए, है ना, कोई अन्य चुंबक लाया जाए, तो बाबू याद रखना है कि या तो इसे आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। क्योंकि आपको पता है कि सजातीय ध्रुव, जैसे यहां पे याद रखना है कि एन ध्रुव, एन ध्रुव में क्या होगा, प्रतिकर्षण, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और एन ध्रुव और एस ध्रुव में क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, ये आपको पता है। यानी सजातीय ध्रुव क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और विजातीय ध्रुव क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यानी जब किसी चुंबक के पास किसी कोई अन्य चुंबक लाते हैं तो या तो इसे आकर्षित करता है या तो इसे प्रतिकर्षित करता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। या आप इसका एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई एक बल आघूर्ण स्थापित करता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, या आप लोग लिख दीजिएगा कि मान लेते हैं कि जब भी किसी, यहां पे याद रखना है कि जब किसी चुंबक के पास, है ना, कोई अन्य चुंबक लाया जाता है तो या तो इसे आकर्षित करता है या तो उसे प्रतिकर्षित करता है, उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है,
और आपको पता है कि जो समान ध्रुव होता है जैसे NNSS, ठीक है, ये क्या करता है बाबू, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चाहे SN हो चाहे NS हो, ये क्या करते हैं, असमान है तो ये आकर्षण करेंगे। अब बाबू इसका मात्रक क्या होता है, यहाँ पे आप लोग पॉइंट बना के लिखिएगा कि जो मात्रक होता है, यहाँ पे मात्रक हमारा होता है, पहला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बाबू, मात्रक होता है ना, है ना। यहाँ पे याद रखना है कि मात्रक होता है इसका टेस्ला, है ना, टेस्ला, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, दूसरा होता है बाबू वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और जो एसआई पद्धति में होता है मात्रक, उसका बाबू होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। ये कैसे आता है, हमने आपको पढ़ाया था, देखिए जैसे समझा दिया कि बाबू हमने लॉरेंज बल पढ़ा, F इक्वल टू क्या होता है, क्यू भी और बी होता है। तो हमको चुंबकीय क्षेत्र का निकालना है, तो V इक्वल टू क्या होगा, तो बाबू हमारा हो जाएगा F बटा में क्यू भी, है ना, F बटा में क्यू भी। तो B इक्वल टू क्या होगा, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश को हम लोग क्या लिखते हैं, I इंटू टी लिखते हैं, बटा में वेग को क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं, सेकंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा बाबू, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि अब यहाँ से क्या होगा, ध्यान में रखिएगा कि इस टी से ये टी कट जाएगा, यानी B इक्वल टू क्या बचेगा, न्यूटन, है ना। धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर। अब बाबू यहाँ पे मीटर है तो मीटर, तो ये भी तो हमारा प्रूफ हो गया। चलिए इसको भी हमने प्रूफ कर दिया। ये कहाँ से आया आपको पता होगा। और इसकी जो बीमा होती है क्या होती है, ml के पावर -2 A इनवर्स होता है, जिसे आप लोग लिख दीजिएगा। समझिए कि फिर से 1 शॉट हो रहा है आपका चैप्टर किसका, तो बाबू 4 का। आगे बढ़ जाइए कि आमीटर किसे कहते हैं। क्वेश्चन है बाबू, आमीटर किसे कहते हैं, तो बाबू याद रखना है कि आमीटर किसे कहेंगे, आपको पता है आमीटर किसे कहा जाता है। बाबू आमीटर क्या होता है कि बाबू आमीटर क्या करता है कि परिपथ में धारा का मापन करता है एम्पियर में, है ना। आमीटर क्या करता है कि परिपथ में धारा को मापता है, किसी परिपथ में धारा को क्या करता है, आमीटर मापता है एम्पियर में। और ये परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, जबकि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए यह मतलब लिखिएगा कि यह यंत्र, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर दें, लिखिएगा कि वह यंत्र जिसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है, यानी जिससे करंट मापा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, आमीटर कहते हैं। वह यंत्र जिसके द्वारा विद्युत धारा मापन किया जाता है, अर्थात जिस यंत्र से धारा मापी जाती है, उस यंत्र को हम लोग आमीटर कहते हैं। आमीटर के द्वारा विद्युत धारा किसमें मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह एक प्रकार का क्या होता है, धारा मापी होता है। जब परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो जितना भी धारा होता है इस आमीटर से होके गुजरता है, ताकि यह मापन कर सके, ठीक है, जिससे यह विद्युत धारा का क्या करता है, मापन कर देता है। और एक आदर्श मीटर वही है जिसका प्रतिरोध बहुत कम और लगभग 0 होता है, लगभग क्या होता है, 0 होता है, याद रखना है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0, जबकि आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है बाबू, बहुत कम होता है। बोलिए क्लियर हो गया। और आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि आज जो क्लास हो रहा है ना, बहुत तगड़ा क्लास है। चलिए आगे बढ़ जाइए कि वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। अब वोल्ट मीटर क्या है, आमीटर को तो हम लोग का बोल दिए कि संपूर्ण अगर परिपथ का धारा बह रहा है तो आमीटर से होके बहेगा, ताकि वो धारा को क्या कर सके, मेजर कर सके एम्पियर में, ठीक है। अब बारी आती है वोल्ट मीटर की, है ना। वोल्ट मीटर क्या है, तो बाबू याद रखना है कि वोल्ट मीटर क्या करता है कि मान लेते हैं कि ये कोई चालक तार है, ठीक है, ये कोई चालक तार है, ठीक है बाबू, ये कोई चालक तार है। तो वोल्ट मीटर क्या करता है कि किन्हीं 2 बिंदुओं के विभव को मेजर करता है ना, किसी 2 बिंदुओं के विभव को मेजर करता है। यानी यंत्र जिसके द्वारा परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है, अर्थात विभवांतर नापा जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर को वोल्ट से मापा जाता है, ठीक है। अब एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। इसे भी आप लोग क्या करिएगा, स्पष्ट रखिएगा। ये सब एग्जाम आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला है कि धारा मापी का आमीटर में रूपांतरित आप कैसे करेंगे। धारा मापी को चाहे गैल्वेनोमीटर का आमीटर में रूपांतरण आप कैसे करेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, मान लेते हैं ये हमारा बाबू, याद रखना है कि यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर बना दिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, धारा मापी है, ठीक है। धारा मापी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं।
धारा मापी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। धारा मापी को बच्चे हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। ये आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है? ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है? गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर या धारा मापी को आमीटर में रूपांतरित कैसे करेंगे? तो गैल्वेनोमीटर को आमीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके समानांतर क्रम में, ये क्या है? इसके समानांतर क्रम में हम एगो निम्न प्रतिरोध वाला तार जोड़ देंगे। क्या करेंगे? निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ देंगे और इसका नाम दे देंगे एस। क्या करेंगे हम? निम्न प्रतिरोध वाला एगो तार जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? धारा मापी क्या बन जाएगा? आमीटर में बदल जाएगा। धारा मापी किस में बदल जाएगा? आमीटर में बदल जाएगा। अब यहां से धारा आई बहेगा, यहां से धारा आई बहेगा, ये धारा इधर जाएगा। अब ये जो बिंदु है यहां पे क्या होगा? इधर एक धारा जाएगा I1 मान लीजिए और इधर भी जाएगा I2। यहां से क्या होगा? दो गो धारा बहता है और इसी को संट भी कहा जाता है। यानी धारा मापी को आमीटर में आप कैसे बदलेंगे? तो धारा मापी को आमीटर में बदलने के लिए इसके समानांतर में हमने क्या किया? एगो निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ दिया तो धारा मापी क्या बन गया? आमीटर में परिवर्तित हो गया। यानी लिखिएगा कि चल कुंडली धारा मापी को ही आमीटर के रूप में, ध्यान में रखिएगा यहाँ पे एक एक पॉइंट लिखिए कि चल कुंडली धारा मापी को ही आमीटर के रूपांतर में, मतलब क्या? आमीटर के रूप में रूपांतरित किया जाता है। धारा मापी को आमीटर में बदलने के लिए इसकी कुंडली के समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध का तार लगा देते हैं जिसे संट भी कहते हैं और ये क्या होता है? परिवर्तित भी हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ जाइए। अगला, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। अब बाबू सिंपल सा जल्दी से इसको बता देते हैं कि धारा मापी को अगर आप वोल्ट मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? तो इसके श्रेणी क्रम में बाबू देख लीजिए, जैसे ये क्या है हमारा? ये हमारा धारा मापी है, तो इसके ये श्रेणी क्रम में क्या करेंगे? उच्च प्रतिरोध लगाएंगे। ये श्रेणी क्रम में क्या करेंगे बाबू? हम उच्च प्रतिरोध को लगाएंगे। श्रेणी क्रम में क्या करेंगे? उच्च प्रतिरोध को लगाएंगे। तो बाबू यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि बाबू यहां पे कि क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। क्या करेंगे कि श्रेणी क्रम में हम लोग क्या करेंगे? उच्च प्रतिरोध लगाएंगे। यानी धारा मापी को बदलने के लिए इसके कुंडली के श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या किया हमने? उच्च प्रतिरोध लगा दिया, है ना? जबकि वोल्ट मीटर को कुंडली के समानांतर क्रम में जोड़ा, है ना? वोल्ट मीटर को कुंडली के समानांतर क्रम में जोड़ा। वोल्ट मीटर भी एक प्रकार का क्या होता है? धारा मापी होता है जो परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के विभव को बाबू मापा जाता है और यह समानांतर क्रम में लगा रहता है। क्लियर हो गया? अब देखिए चुंबकीय द्विध्रुव क्या है और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? तो बाबू चुंबकीय द्विध्रुव क्या है? जिसमें दो विपरीत ध्रुव हो और इसकी बीच की लंबाई क्या हो? 12 हो और इससे जो संरचनाएं बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बाबू उसे कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है? यहाँ पे मान लेते हैं बाबू ये क्या है? ध्रुव प्रबलता जिसे हम लोग m कहते हैं, ये भी क्या है? m है और इसकी लंबाई क्या है? 12 है, ठीक है? यानी याद रखना है कि दो विपरीत ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पे स्थित है, इससे जो संरचनाएं बनती है इसे क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण नहीं कहते हैं। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग m से सूचित करते हैं। m इक्वल टू क्या होता है कि किसी चुंबक का एक ध्रुव यानी m, है ना, और उसके प्रभावी लंबाई यानी 12 को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो हम लोग कहते हैं क्या? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, है ना? जैसे हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े थे, विद्युत द्विध्रुव पढ़े थे कि जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत आवेश होते हैं, है ना? वैसे पढ़े थे, है ना? और उससे जो संरचनाएं बनती है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसी प्रकार से बाबू याद रखना है कि जिसमें क्या हो बाबू? यहाँ पे बाबू की विपरीत ध्रुव, एक पे नॉर्थ एक पे साउथ, ठीक है, और इससे अल्प दूरी पे रखे हों, विपरीत ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे हों और इससे जो संरचनाएं बनेगी उसे हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव कहेंगे। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे? किसी चुंबक का एक ध्रुव तथा उसके प्रभावी लंबाई के गुणनफल को। तो किसी चुंबक का एक ध्रुव और उसके प्रभावी लंबाई के गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे, ठीक है? अब बाबू ये क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका एक दिशा भी होता है। और चुंबकीय बाबू द्विध्रुव की दिशा क्या होता है? यानी चुंबक के अंदर जो चुंबक की दिशा होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। यानी क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव से क्या होगा? इसकी दिशा उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज्यादा 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए तो इतना टाइम, इतना समय लग जाता है मेरे बच्चे, ठीक है?
अब सुनिए यहाँ पे कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सिंपल सा, माना एक चालक तार को मोड़कर आर त्रिज्या का वृत्ताकार कुंडली बनाया गया है। मान लीजिए क्या है, कोई चालक तार है, ये चालक तार क्या है, मान लीजिए कि ए बी है। अब इसको बोला गया है कि मोड़ के एक वृत्ताकार कुंडली बनाया गया है आर त्रिज्या का। तो इसको मोड़ के, देखिएगा ध्यान रखिएगा, इसको क्या किया गया है कि मोड़ के एक वृत्ताकार कुंडली बनाया गया है। इसको मोड़ के बाबू क्या किया गया है, तो इसको मोड़ के बाबू ध्यान में रखना है कि हमने क्या किया कि इसको मोड़ा और मोड़ के क्या किया, वृत्ताकार कुंडली बनाया। ठीक है, इस चालक तार जो ये जो सीधा चालक तार था ना, इसको मोड़ के हमने क्या किया कि इस प्रकार से वृत्ताकार कुंडली बनाया। हमने क्या किया, इस प्रकार से वृत्ताकार कुंडली बनाया। कौन सा, तो आर त्रिज्या का एगो हमने क्या किया, वृत्ताकार कुंडली बनाया। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि आई धारा प्रवाहित हो रही है इधर से और इधर से आ रहा है। ठीक है, हमने क्या किया कि केंद्र बिंदु ओ है ना। अब इससे आर त्रिज्या का क्या किया हमने बाबू, ये मान लीजिएगा कि आर त्रिज्या का हमने क्या किया, वृत्ताकार, यहाँ पे याद रखना है कि बाबू कुंडली बनाया जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, आई धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है और ये धाराएं क्या हो रही है, इधर आई धारा जा रहा है और इधर से क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, आई धारा प्रवाहित किया जा रहा है ना। माना कि कुंडली अनेक छोटे डीएल खंडों से बनी है ना। ये जो कुंडली है, मान लेते हैं कि अगर हम इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या होगा, डीएल बिंदु होगा, है ना। ये हमारा क्या होगा, एक डीएल बिंदु होगा। जो अगर मान लेते हैं कि ये जो हमारा कुंडली है, ये छोटे छोटे डीएल खंडों से क्या है, मिल के बना है, जिसका एक छोटा सा भाग क्या है, डीएल है। तो इसका एक छोटा सा भाग हमने क्या लिख दिया, डीएल लिख दिया। ठीक है, तो बायो सेवर्ट के नियम से अल्पांश लंबाई के कारण, अल्पांश लंबाई है ना, ये जो अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बता दीजिए, है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्या है, ये 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है। ठीक है, तो बाबू याद रखना है कि बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार अल्पांश लंबाई के कारण केंद्र ओ पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो बाबू डीबी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में क्या होगा, 4 पाई इंटू क्या होता है, यहां पे याद रखना है कि यहां पे आईडीएल है ना, क्या होता है, आईडीएल साइन थीटा, है ना, आईडीएल साइन थीटा बटे में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब अगर हम क्या लेंगे, यहाँ पे जो साइन थीटा है, अब साइन थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है। कि बाबू ये जो थीटा कोण है इसका मान कितना है, 90 डिग्री है। तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री हुआ है। तो हम यहाँ पे साफ साफ क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, हम लिखेंगे क्या, डीबी इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू क्या होगा, आई डी एल है तो आई डी एल साइन थीटा का वैल्यू कितना है, तो साइन 90 डिग्री बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इधर हम लोग साफ साफ लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या, dB इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू क्या होगा, आई dl बटे आर स्क्वायर। अब आप बोलिएगा कि साइन थीटा कहाँ गया, बाबू साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 में गुणा करिएगा तो यही ना आएगा, यही आएगा कि नहीं, एक बार बताइए, यही आएगा, यही आएगा ना। बहुत बढ़िया, तो ये क्या निकला, अल्पांश लंबाई के कारण बाबू उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकला। तो संपूर्ण ये जो वृत्त है इस पे मतलब याद रखना है कि ये जो संपूर्ण कुंडली है इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो ये छोटा सा अल्पांश लंबाई के कारण बाबू जो कुंडली है, माने याद रखना है कि अल्पांश लंबाई के कारण बाबू कुंडली के अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यह निकला। तो संपूर्ण कुंडली ऐसे छोटे छोटे अल्पांश लंबाइयों से मिलकर बना है। तो क्या कर देंगे, इस डीबी का हम क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे। कब, तो बाबू लिखना पड़ेगा कि संपूर्ण कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तब। तो यहां पे लिख दीजिएगा कि संपूर्ण कुंडली यानी पूरा कुंडली, है ना, संपूर्ण कुंडली के कारण है ना, के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना, लिखिएगा कि उत्पन्न, है ना, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की
तीव्रता क्या होगी बाबू, ध्यान में रखना है। बाबू आपको ध्यान में रखना है कि पूरा संपूर्ण कुंडली का निकालना है, तो ये जो छोटा सा डीएल है ना, यानी यहां पे याद रखना है डीबी है ना, ये छोटा सा जो तीव्रता निकला है इसका क्या करना पड़ेगा, अगर पूरा तीव्रता निकालना पड़ेगा तो ये जो छोटा सा हमारा डीबी निकला है इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन। समाकलन का मतलब योग, यानी ये जो डीएल है बाबू यहां पे याद रखना, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारा डीबी निकला है ना, तो बाबू ये छोटे छोटे डीएल खंडों से बहुत सारा मिलकर बना है, तो हमको पूरा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा डीबी तीव्रता निकला है ना सबको जोड़ देना पड़ेगा, और जोड़ने का मतलब क्या हो गया, समाकलन करना। अब बाबू यहां पे ध्यान में रखना है कि बी है हमारा, बी होगा इक्वल टू है तो इक्वल टू, अब ये समाकलन है तो समाकलन, डीबी का वैल्यू क्या है, तो यहां पे भर दीजिए, म्यू नॉट अपॉन में क्या है 4 पाई है तो 4 पाई, इनटू है तो इनटू, आई है तो आई, डीएल है तो डीएल, बटा में आर स्क्वायर है, हम क्या करेंगे आर स्क्वायर कर देंगे। अब बाबू एक बात बताइए कि जो जो कांस्टेंट है आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। कांस्टेंट क्या क्या है, तो बाबू बी है तो बी इक्वल टू, कांस्टेंट क्या क्या है, म्यू नॉट अपॉन में क्या है 4 पाई है 4 पाई, इनटू क्या है आई है तो आई, ठीक है। उसके बाद से क्या है आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, बाकी ये जो डीएल है ये क्या है, कांस्टेंट नहीं होता है। और हमने आपको क्या पढ़ाया हुआ है कि डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने आपको क्या पढ़ाया हुआ है कि डीएल का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है बाबू, यहाँ पे सिंपल सा लिखिएगा, बी है तो बी इक्वल टू है तो इक्वल टू, यहाँ पे क्या है म्यू नॉट अपॉन में क्या है 4 पाई है तो 4 पाई, इनटू है तो इनटू, आई है तो आई, बटे में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, इनटू डीएल का इंटीग्रेशन हमने क्या कहा है 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि। अब बाबू देखिए इसमें से कटने वाला कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पे कटेगा क्या, देखिए एक आर है ना, से यहाँ पे 2 गो आर है, इसमें से 1 आर कट गया है ना, 1 बार कट गया, पाई से हमारा पाई कट गया, दू से हमारा क्या कट गया बाबू 4 कट गया 2 बार में, तो हमारा बचा क्या, यहाँ पे ध्यान में रखना है, बी है तो बी इक्वल टू है तो इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है म्यू नॉट है तो म्यू नॉट, और सारा कट गया है, बचा है क्या म्यू नॉट इनटू क्या होता है आई, अब बटे में क्या होता है 2, और यहाँ से एगो आर बचा, और ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, ये हमारा क्या होगा प्रूफ हो गया, ये आप लोग क्लियर रखिएगा, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। और यही होता है प्यारे बच्चों यहाँ पे धारावाहिक कुंडली है ना, याद रखना है कि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तो ये आपने तो व्यंजक भी निकालनी है, आप तो बहुत तेज हो गए चेला, ठीक है। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि इसका व्यंजक भी निकाल सकते हैं। और आज का जो क्लास है ना काफी महत्वपूर्ण है, और इससे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100% गारंटी देते हैं आपको, ठीक है। तो बाबू सिंपल सा बताइए कि हमने पूरा का पूरा संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू क्या पूरा डेरिवेशन ही था इस चैप्टर में, देखिए पूरा डेरिवेशन हमने कराया और पूरा का पूरा प्रूफ कराया बाबू। तो क्या ये आपको क्लास अच्छा लगा, एक बार बताइए। अब एक और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, रुक जाइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो बाबू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है कि मान लेते हैं कि बाबू ये कोई चुंबक है, ठीक है, मान लेते हैं कोई छड़ चुंबक है, ठीक है, ये मान लेते हैं बाबू कोई छड़ चुंबक है, तो छड़ चुंबक में क्या होता है 2 गो ध्रुव होता है, एगो नॉर्थ होता है एगो साउथ होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि चुंबक से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव पे क्या होता है समाप्त हो जाता है ना, चुंबक से उत्तरी ध्रुव निकल के दक्षिणी ध्रुव पे क्या होता है समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं प्यारे बच्चों निकलती हैं, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव पे क्या होता है समाप्त हो जाता है, ठीक है, हम जल्दी जल्दी में बता रहे हैं, ठीक है। और बाबू आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है कि जब किसी चुंबक के नजदीक हम किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं, यानी ये जो नॉर्थ पोल लाते हैं, तो ये इस बिंदु पे कितना बल अनुभव करेगा, क्या होगा इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा। अगर इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की बाबू उत्तरी ध्रुव को लाते हैं तो इस बिंदु पे कितना बल अनुभव करेगा, उसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा गया एकांक उत्तरी ध्रुव जितना बल अनुभव करता है उसको हम उस बिंदु पे क्या कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे बाबू याद रखने के 20 से सूचित किया जाता है। इसका ऐसे ही मात्रा क्या होता है टेस्ला होता है, वेबर प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। तो ये आप लोग स्पष्ट रखिएगा, ठीक है। अब यहां से क्या होता है मेरा पूरा का पूरा सब्जेक्टिव समाप्त होता है। तो प्लीज इतना मेहनत किए हैं तो एक लाइक बनता है, और बहुत जबरदस्त क्लास है और इतना 1 घंटे से ज्यादा का क्लास है, और सिर्फ समझिए कि फिर से एक बार आपका क्या हो गया सारा का सारा रिवीजन हो गया। तो एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। और बाबू क्या करेंगे अब मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मन लगा के बाबू पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच, ठीक है, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में।